हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडी इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हर एग्ज़ाम में इससे लगभग एक क्वेश्चन तो ज़रूर ही पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस, आपात उपबंध। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि भारत ही एक ऐसा डेमोक्रेसी है, एक ऐसा गणतंत्र है जहाँ पर उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही इमरजेंसी के प्रोविजंस को डाला गया है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की पहले क्वेश्चन के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन ऑपरेशन द ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड बाय नॉट एक्सीडिंग। तो जब आपातकाल परिवर्तन में होता है उस समय लोकसभा की अवधि को कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है एक बार में? तो सही आंसर है, एक बार में 1 वर्ष के लिए उसको बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म ऑफ 5 year ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड वंस ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फॉर 1 वर्ष के लिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, while a proclamation of emergency is in operation, the duration of Lok Sabha can be extended for a period of 1 year at a time. The next question. A proclamation of emergency must be placed before Parliament for its approval. तो कितने टाइम के अंदर में उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल मिल जाना चाहिए? तो सही आंसर दोस्तों 1 माह के अंदर में। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से इस उपबंध को जोड़ा गया है। अदरवाइज इससे पहले तक 2 महीने का टाइम मिलता था इमरजेंसी प्रोविजंस को अप्रूव कराने के लिए। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम लिमिट फॉर द रेटिफिकेशन ऑफ इमरजेंसी पीरियड बाय द पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट में कितने दिनों के अंदर में उसको पास हो जाना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा 1 माह के अंदर में उसको पास होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? पहला है भारी आक्रमण। ओके, ये आप देख सकते, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन। तो पहले और दूसरा बिल्कुल ठीक है, तो पहला दूसरा या तो इसमें या इसमें है। 3 और 4 में से एक सही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस में, तो ये 4 बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गवर्नमेंट इंस्टेबिलिटी गलत आंसर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए जो इमरजेंसी है, ओके, वो एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म रिबेलियन और फाइनेंशियल क्राइसिस जब होती है तो हम अंडर आर्टिकल 360 इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं, और अगर एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन के केस में इमरजेंसी को लगाया जाता है अंडर आर्टिकल 352। थोड़ा गला खराब है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिस्ट प्रोविजन रिलेटेड टू। तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत संविधान का अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो 352 के अंदर में हमें क्या मिलती है? नेशनल इमरजेंसी या जनरल इमरजेंसी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मे डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इफ देयर इज अ थ्रेट ऑफ। ओके, तो किस परिस्थिति में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है? तो देखो, 3 केस बनते हैं अंडर आर्टिकल 352 जब नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है। पहला है एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन। नेक्स्ट है वॉर, और थर्ड है
आर्म रिबेलियन, आर्म रिबेलियन, इन तीन केस में लगाया जा सकता है। ये जो आर्म रिबेलियन है, इस वर्ड को भी ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से। इससे पहले क्या होता था, इंटरनल डिस्टर्बेंस होता था। तो देखो एक्सटर्नल एग्रेशन ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस अब हट चुका है, तो ये गलत हो जाएगा। और तीसरा आर्म रिबेलियन बिल्कुल ठीक है, तो 1-3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है एन इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी डिक्लेयर ओनली ड्यूरिंग। तो कब लगाई जा सकती है, अभी मैंने बताया आपको, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबेलियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हाउ मैनी इमरजेंसी प्रोविजंस आर देयर। तो तीन तरीके की इमरजेंसी होती है, 352, 356 और 360 में। आप ऐसे याद रखते हैं 52, 56 और 60, ये तीन तरीके की इमरजेंसी होती है। इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। और इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीन तरीके की इमरजेंसी होगी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन एज अ फॉर्म ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सी एक इमरजेंसी का प्रकार नहीं है। तो हेल्थ इमरजेंसी कुछ नहीं होता है, मैंने तीनों तरह की इमरजेंसी आपको बता दी है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। तो किस बेसिस पर नहीं लगा सकता है, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस पर नहीं लगाई जा सकती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है द पावर ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर और पीस इज एंशरीन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो नेशनल इमरजेंसी है, उसको प्रोक्लेमेशन की जो पावर है, ओके, या फिर दो बेसिस पर है उसको, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये कौन डिक्लेयर करता है, ये प्रेसिडेंट करता है, इसलिए सही आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेसिस फॉर द डिक्लेयरिंग नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया। इनमें से क्या नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करने का एक बेसिस नहीं है। ओके, तो आंतरिक ये इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर इमरजेंसी ऑन द बेसिस आर्म रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ऑन द, तो सारे सही होंगे इसके, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द ड्यूटी ऑफ द यूनियन। तो आर्टिकल 350, अंडर आर्टिकल 350 क्या लिखा हुआ है कि ये सेंटर की ड्यूटी होगी कि वो स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से बचाए। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अंडर अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस which is related to article 355. Next question, the president of India can issue proclamation of emergency। तो कैसे करता है वो, कैबिनेट के अप्रूवल के बाद कर सकता है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा when the decision of the union cabinet for the issue of such proclamation has been communicated to him in writing, then only he can proclaim the emergency। अगला प्रश्न, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
on the recommendation or on the written advice of cabinet. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय President of India only on written advice of cabinet. This clause was added by 44th Constitution Amendment Act. दोस्तों जब 1975 में इंडिया में इमरजेंसी लगा था श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा, उस समय कैबिनेट की अप्रूवल नहीं ली गई थी। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली प्रेसिडेंट को बोला और इमरजेंसी लग गई, और उसके बाद में कैबिनेट की अप्रूवल ली गई। ओके, तो जब 1977 में इमरजेंसी को हटा दिया गया और इलेक्शंस हुए और कांग्रेस हार गई और जनता पार्टी की जो सरकार है वो बनती है, तो वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 लेकर आती है, और जिसमें इमरजेंसी को में जो गलतियां हो सकती हैं उन गलतियों को हटाया गया है। उनमें से एक है ये जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कैबिनेट की अप्रूवल इन रिटन जब तक नहीं मिलेगी, अब प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी को लागू नहीं कर सकता है। तो ये सेफ गार्ड को ऐड किया गया आफ्टर 1978। नेक्स्ट प्रश्न, The Constitution Amendment Act 1978 related to the declaration of emergency required the President of India to act as follows. तो अपने डिसीजन नहीं तो as at the request of the लोक सभा, ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। The question is, consider the following statements. The which of the following is true? तो हमें इनमें से सही को चूज करना है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसे पहला ऑप्शन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट डिक्लेयर इमरजेंसी अंटिल द प्राइम मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट लेवल डज नॉट रिकमेंड हिम टू मेक सच अ डिक्लेरेशन इन राइटिंग। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो 1 होना चाहिए, है ना। ओके, तो या तो ए होगा या सी होगा, बाकी तो नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, इफ़ द लोकसभा एट एनी टाइम बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन अप्रूव द प्रोक्लेमेशन और कीप इट इन फोर्स, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विदड्रॉ द प्रोक्लेमेशन। तो पास करेगी तो फिर विदड्रॉ क्यों करेगा, तो सेकंड ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको नॉट करेक्ट आइडेंटिफाई करना है इस बार। The right conferred by Article 32 cannot be suspended except by the virtue of Article 359 of the Constitution of India. तो तो 359 में आपके जो राइट्स हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, तो ये ठीक ही है। तो ये तो ठीक है, हमें तो गलत ढूंढना है। द एनफोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ये भी ठीक है। द पनिशमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द ऑफेंस अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत हो जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा नहीं हो सकता, आर्टिकल 20 और 21 को ये इम्यून है ना इमरजेंसी से भी, मतलब जब इमरजेंसी लगी भी होगी तब भी हम बोल सकते हैं कि इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये 21 की लाइन है, इसलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। तो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 359, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी। तो कौन सा आर्टिकल सस्पेंड नहीं हो सकता, 20 एंड 21, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द राइट ऑफ फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडिया मे बी सस्पेंडेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल
352। तो जब नेशनल इमरजेंसी होगी तब जो बोलते हैं जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 19 अपने आप ही क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी हटती है 19 अपने आप रीस्टोर भी हो जाता है। इसके लिए अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करेक्ट अबाउट एक्सटर्नल इमरजेंसी एज पर द आर्टिकल 352? इट इज़ प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, बिल्कुल ठीक है। इट इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स। 2 मंथ्स नहीं है, 1 मंथ है, तो 1 2 जहाँ जहाँ लिखा हुआ है वो गलत हो जाएगा। 1 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 है, 2 है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, अब इनमें से कोई एक होना चाहिए। आगे देखते हैं थर्ड ऑप्शन को, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, तो 1 के साथ 3 होना चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है, इट शुड बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजॉरिटी। 2/3 मेजॉरिटी होती है, ये गलत है। चलो ये तो दोनों में ही नहीं है। नेक्स्ट है, इट शुड बी अप्रूव बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, तो ये ठीक है, तो ये होना चाहिए ना। इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट बाय 2/3 मेजॉरिटी, तो ये यहाँ पर है, ये सही हो जाएगा। इसका मतलब 6 भी होना चाहिए इसमें, तो 6 क्या, इट कैन बी रिवोक्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ये हो जाएगा सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट? ओके, तो नॉट करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। द पावर ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड to give direction to the state concerning the exercise of their power. The power of union executive extend to given direction to the state. ये तो ठीक है बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इशू प्रोविजन रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हो सकता है। गवर्नर हैव नो इमरजेंसी पावर लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी ठीक है। इफ द गवर्नर ऑफ स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट द सिचुएशन हैज अराइजन वेयर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ द स्टेट इज थ्रेटन्ड, ही मे डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी इन द स्टेट, ये गलत है। आंसर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु सेड द इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज फ्रॉड टू द कॉन्स्टिट्यूशन? ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था KM नाम्बियार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया all the state government will be dissolved and the financial management of state will be taken over by the central government, ये गलत है, डिजॉल्व तो नहीं होती हैं। नेक्स्ट है, ऑल मनी बिल ऑफ द स्टेट विल बी कंसीडर्ड एंड अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट ओनली, ये ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज इन प्रोक्लेमेशन द कॉन्स्टिट्यूशन इज सस्पेंडेड, ये गलत है। ऑल द फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड, ऑल तो नहीं होते। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज, क्योंकि 20 और 21 एक्सेप्शन है ना इसमें, मैंने बताया था, तो ये गलत हो जाएगा ना, ये भी गलत हो गया। लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट इज एक्सपांडेड, ये ठीक है बिल्कुल, तो आंसर सी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्प्लीमेंटेड एट द सेंटर, ये कभी भी नहीं होता, सेंट्रल में नहीं होता, स्टेट में होता है, तो इसलिए डी इसका सही आंसर, किसी भी समय नहीं होता है। नेक्स्ट है, द टेन्योर ऑफ द स्टेट असेंबली कैन बी इंक्रीज ड्यूरिंग इमरजेंसी। ओके, तो पार्लियामेंट के द्वारा उसको इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है, if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of particular state, then the Assembly of State is automatically dissolved, ये गलत है, डिज़ोल्व नहीं होती, सस्पेंड हो सकती है।
द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर दैट द स्टेट शैल एक्सरसाइज बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, ये ठीक है, तो इसने यही पूछा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज हिज पावर conferred under Article 356 of the Constitution in related to at the state, the legislative power of state dissolved by itself, ये गलत है। आर्टिकल 90 गेट सस्पेंडेड, गलत है। राइट टू मेक लॉ ऑन स्टेट इज टेकन ओवर बाय द पार्लियामेंट, ये ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, which one of the following are not necessary the consequence of the proclamation of the president rule in a state, the dissolution of state legislative assembly, ये गलत हो जाएगा, तो वन इज रॉन्ग, वन इज रॉन्ग, तो 2 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, considering the following statement regarding Article 356 of the Constitution, the failure of Constitution machinery in state is an objective reality, ये सही है, तो 1 1 मतलब ये दोनों तो गलत हैं, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, सब 2 इसमें कॉमन है देखो, तो अब हम या 3 या 4 में से जो भी सही होगा उसी हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा। 3 है, along with the proclamation of state assembly स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिज़ोल्व, तो ये डिज़ोल्व नहीं होती है अगेन एंड अगेन, तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। 4 करेक्ट होगा, इसका मतलब द प्रोक्लेमेशन हैज़ टू बी अप्रूव बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, ये बिल्कुल ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज बाय मैक्सिमम पीरियड, कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है? मैक्सिमम पीरियड होता है 3 years। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन स्टेट अंडर आर्टिकल 356 कंटिन्यू बियॉन्ड 1 year। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 356 कैन कंटिन्यू बियॉन्ड 1 year, कब ऐसा कब होगा? जब इलेक्शन कमीशन अप्रूवल देता है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज डिफेंडेड बाय B.R. अम्बेडकर on the plea that it would be used as a matter of last resort। तो जिस समय इमरजेंसी प्रोविजंस बनाए गए तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा बोला कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है ना, इनको शायद ही कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यूज़ करेगी, तो हम तो बस डाल दे रहे हैं, और ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब आखिरी और कोई चांस नहीं होगा तभी इसको यूज़ किया जाएगा। और उन्होंने आर्टिकल 356 के लिए तो उसको डेड लेटर बोला था, तो ऐसा हुआ नहीं है। और आप देख सकते हैं कितनी सारी स्टेट हैं जहां पर स्टेट इमरजेंसी लगी, तो इस तरीके से उन्होंने 356 को डिफेंड किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, under Article 356 of the Constitution of India, President rule was imposed for the first time in, तो कहाँ लगाया गया था? सबसे पहले लगाया गया था पेप्सू में। अब पेप्सू का मतलब क्या है? पटियाला ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, तो सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये मैच द लिस्ट का क्वेश्चन है, तो बोलता है किस स्टेट में कितनी बार इमरजेंसी लगाई गई है? जैसे मणिपुर में 10 times, तो ए का सेकंड होना चाहिए, तो ए का सेकंड हमको मिल रहा है बी में, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी इम्पोज, तो आर्टिकल 360 के अंडर में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइम फाइनेंशियल इमरजेंसी वॉज इम्पोज इन इंडिया, तो कभी भी नहीं लगी है, ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Next question है, consider the following statement, if the financial emergency is proclaimed by the president under article 360 of the constitution, if the financial emergency is proclaimed by the under दो बार लिखा हुआ है, can be withdrawn or reversed by any subsequent proclamation, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 1 after
2 month it will not be operational if not approved by resolution passed by 2 houses। तो ये भी सही है, तो 1 2 both is the right answer, सी इसका सही आंसर होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन, consider the following statement in respect of financial emergency under Article 360. A proclamation of financial emergency issued shall cease to operate at the expiration of 2 months unless before the expiration of that period it has been approved by the resolution by both the houses of the parliament। तो बिल्कुल 1 तो करेक्ट है। नेक्स्ट है, if any proclamation of financial emergency is in operation it is competent for the President of India to issue direction for the reduction of salary and allowance of all or any class of persons serving in connection with the affairs of union बट एक्सक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जज। ये पार्ट गलत हो जाएगा, मतलब ओनली 1 इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो जल्दी से उसको लाइक कर दीजिए, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे की अपडेट आपको टाइमली मिल सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में। धन्यवाद।